हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के इतिहास का अध्याय 2, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे इंसान जो है, जो कि आखेटक और खाद्य संग्राहक का जीवन व्यतीत करता था, वो कैसे जो है भोजन उत्पादक बना, कैसे जो है उसने कृषि का आविष्कार किया और कैसे जो है कृषि कार्य करने लगा। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है तुषार की रेल यात्रा से। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है ना। यानी पहले लोग रेल से यात्रा करना शुरू किए, उसके कुछ दशक बाद क्या आया? बस आया। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, तो इसके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? एक सवाल खड़ा हो रहा है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। जैसे हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा कि नर्मदा नदी के तट पर, है ना, कि 20 लाख पहले, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लाखों साल पहले जो है लोग रहा करते थे। तो यहां लिखा हो कि 20 लाख साल पहले जो है क्या करते थे, इसके तट पे रहा करते थे। कौन सी महाद्वीप की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं? तो मैंने बताया था आपको पिछले अध्याय में, यहाँ हम लोग जो है दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में आधुनिक कौन कौन से देश है? तो आधुनिक भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका है। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। जो उपमहाद्वीप की बात हो रही है तो दक्षिण एशिया की बात हो रही है। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि 20 लाख साल पहले लोग रहा करते थे। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखिर में आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकारी। और खाद्य संग्राहक यानी उस समय जो लोग थे वो जानवरों के शिकार किया करते थे और खाद्य सामग्रियों का संग्रह किया करते थे। फल जो भी थे, कल, मूल, जड़े, जो भी खाने वाली चीजें थी, है ना, या जो है जानवर के ही शिकार करने के बाद उसको जो संग्रह करके रख के जो है उसको भोजन के रूप में क्या करते थे, वे लोग ग्रहण करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें हम इस नाम से पुकारा जाता है। यानी उन्हें जो है हम लोग इस नाम से पुकारते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। कौन? तो उस समय के जो मानव थे, जिनको आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, यानी वे लोग जाते भी थे एक जगह से दूसरी जगह। तो आखिर इसके पीछे के कारण क्या थे? इन कारणों को हम लोग जानेंगे। कई सारे रीजन रहे होंगे जिसके कारण जो है वे एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। भाई जहां भी वे रह रहे हैं तो पौधों में जो भी फल है या कंदमूल है उसको खाकर समाप्त कर देते थे, है ना। जानवर जो थे उनका शिकार करके जो है उनको खाकर खत्म कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में जो है इन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। पहला कारण तो यह था कि भाई फिर अब आगे हमें जीना है, खाना है ना, तो और कहीं जाना पड़ेगा। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। क्योंकि ये जानवरों का शिकार करते थे और जानवर भी शिकार करते थे, तो जानवर अपने शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। या हिरण हो गया, जो शाकाहारी जो जानवर हैं, हिरण हो गया या कोई मवेशी है, उसको जो है अपने चारा की तलाश में जो है वह एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो उनके पीछे पीछे इनको भी जाना पड़ता था। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। दूसरा ये अनुमान लगाया गया। ठीक है,
तीसरा क्या है? तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे कि भाई एक जगह फल फूल नहीं है उस जंगल में तो दूसरे जंगल में चला जाए, अलग प्रकार के पौधे हैं तो हो सकते हैं कि वहां मिल जाए। तीसरा ही कारण हो गया। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी सूखता नहीं है, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। भाई बहुत सारी नदियां और झील हैं जिनके पानी नहीं सूखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नदियां और झीलें हैं जिनकी पानियां जिनके पानी सूख जाते हैं, तो बरसात के बाद ही, बारिश के बाद ही जो वहाँ पानी मिल पाता है। इसीलिए जो है ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे जो लोग होंगे, जहाँ के जिन झीलों और नदियों के पानी सूख जाते हैं, तो लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में जो है इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये कारण रहे। ये चारों कारण आप याद रखेंगे कि आखिर में जो आदि मानव थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही क्यों थे, है ना। इसके कारण आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ये भी बात है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। पुरातत्वविद जो है, आपको बताया गया था पिछले पाठ को जब मैं पढ़ाया था कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं, तो पुरातत्वविदों को जो है कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग जो है आखेटक खाद्य संग्राहक लोग किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, यानी आज के समय में भी पत्थरों के औजार बचे हुए हैं। उन्हीं को देखकर जो है उस काल के बारे में, वहाँ के उस समय के लोगों के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो यदि पूछ दिया जाए कि जो है प्रारंभिक मानव लकड़ियों का उपयोग जो है किन कामों में करते थे, तो ईंधन के रूप में करते थे, या जो है झोपड़ी और औजार बनाने में भी इनका प्रयोग किया करते थे, है ना। यहां देख लीजिएगा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको फोटो, यहां जो दिया हुआ है, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं जो है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यहाँ जो है जड़ों की खुदाई की जा रही है ना, ये इस पत्थर से। और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। यहाँ देखिए सिलाई का कार्यक्रम चल रहा है, तो पत्थर के औजारों का प्रयोग ऐसे भी किया जाता था, ठीक है। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 के देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के जो है होने के प्रमाण मिले हैं। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सर पूरा स्थल किसे कहते हैं, पूरा स्थल किसे कहा जाता है? तो वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हो, है ना, यानी वहां से प्रमाण ऐसे मिले हो जहां पता चले कि हाँ यहाँ आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे, तो उस स्थान को ही जो पूरा स्थल के नाम से जाना जाता था। पूरा स्थल के नाम से जानते हैं उसको। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग जो है अपने काम के लिए वो किया करते होंगे और बाद में वहीं छोड़कर वे चले जाते होंगे, वहीं जो है आज मिलता है, वहां प्रमाण के रूप में मिलता है। तो वे पूरा स्थल, तो कह रहा है क्या कि जहां पे जो है त्रिकोण वाले, लाल त्रिकोण वाले वे स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ जो कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे लाल त्रिकोण वाले, आप देख सकते हैं, पूछा भी जाता है। भीमबेटका यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद से जो है यहाँ देखिए हुसगी है या कुरनूल गुफाएं हैं, है ना। तो लाल त्रिकोण वाले जो है ये पूरा स्थल को दिखाने का काम कर रहे हैं। आपको ये भी पूछ दिया जाता है कि भाई भीमबेटका के बारे में पूछ दिया जाएगा कि बताओ भीमबेटका वर्तमान में कहाँ है। तो जो आधुनिक मध्य प्रदेश है, किस प्रांत में है, तो आधुनिक मध्य प्रदेश में भीमबेटका। तो इस तरह से सबके सवाल बनते हैं। जब क्वेश्चन आंसर का सीरीज किया जाएगा तो वहाँ हम लोग बात करेंगे। यहाँ वैसे दे भी दिया है, देख सकते हैं आप, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, ठीक है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये सवाल आपसे पूछ दिया जाए कि लोग
गुफाओं में क्यों रहते थे? तो आपके जवाब क्या होंगे कि बारिश, धूप और हवाओं से बचने के लिए लोग जो है गुफाओं में रहा करते थे। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? तो अभी बता ही दिए हैं कि भाई बारिश से या धूप से या हवाओं से बचने के लिए लोग जो है गुफाओं को चुनते थे। ठीक है, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग जो है ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शैल चित्र दिया हुआ है। इनमें हमें क्या, इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए एक शैल चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। ये पत्थर पे जो है उकेरा गया है, इसको बनाया गया है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो ये शैल चित्र जो है पत्थरों पे उकेरे जाते थे, पत्थरों पर जो बनाया गया चित्र उसको शैल चित्र कहते हैं। या पूरा स्थल का दिया भी है कि पूरा स्थल किसे कहते हैं, इसको लेकर मैंने बात किया भी था। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। यानी पूरा स्थल जो है जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं या अंदर भी पाए जाते हैं, या हो सकता है कि आज जो है वहाँ पानी हो गया समुद्र के और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में जो है बताया जाएगा, यानी नेक्स्ट अध्याय में जो है हम लोग जानेंगे पूरा स्थल के बारे में। अब आइए बात करते हैं आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, आपको दिखाया गया है कुरनूल गुफा। फिर से एक बार मैं दिखा दूं, यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं, है ना। तो कह रहा है कुरनूल गुफा को लेकर। अच्छा, थोड़ा सा मानचित्र को लेकर और मैं बता दूं कि दोबारा आना पड़े यहाँ पे या नहीं। ये पूरा पौराणिक पूरा स्थल है, फिर नौ पौराणिक पूरा स्थल है। नौ पौराणिक भी जानेंगे, पूरा पौराणिक भी जानेंगे, मध्य पौराणिक भी जानेंगे। महापौराणिक पूरा स्थल जो यहाँ पे ग्रीन ये ब्रह्मगिरी या आदि ये चंद्रलूर ये से जो दिखाई दे रहा है, तो महापौराणिक पूरा स्थल क्या है? तो ध्यान रखिएगा, महापौराणिक पुरास्थल की बात करें, यानी महापौराणिक पुरास्थल, महापौराणिक युग पहले क्या है इसको लेकर बात करेंगे। महापौराणिक युग को जो है मेगालिथिक एज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेगालिथिक एज कहते हैं। महापौराणिक युग 1000 ईस्वी पूर्व से जो है, 1000 ईसा पूर्व से ईस्वी सन की जो आरंभिक सदियां है उस समय तक के काल को जो है महापौराणिक युग के अंतर्गत इसको माना जाता है। इस समय जो है बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से जो है घेर कर जो है जो कब्रें थी वो कब्रें बनाई जाती थी। कब्रों को चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इस समय जो लोग थे ना, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले लोहे का उपयोग जो है एवं प्रसार जो है इसी समय मिलता है। लोहे के भाले या तलवार है ना, या त्रिशूल, ये तमाम तरह की चीज़ें जो है इसी महापौराणिक युग में मिलता है। तो यहाँ पे महापौराणिक पुरास्थल है, यानी यहाँ पे अवशेष उसके मिले हुए हैं, महापौराणिक काल के अवशेष मिले हुए हैं। उसके बाद से आरंभिक गांव और आधुनिक नगर, ये जो है आरंभिक गांव ये दिखाए गए हैं, और फिर जो है आपको ये आधुनिक नगर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुंबई हो गया, ये कलकत्ता है, इस तरह से। तो ये इस मैप में जो है तमाम तरह की चीज़ों को दिखाया गया। जो भी मैप में है उसको आप प्रयास करेंगे कि वो आपके से कन्फर्म है। ठीक है, कह रहे कि आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। यानी कुरनूल गुफा में जो है किसके अवशेष मिले हैं? तो राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि उस समय लोग जो है क्या कर सीख चुके थे? तो आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने आदि के लिए। यदि पूछा जाए कि आरंभिक मानव जो है आग का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए किया करते थे, तो आप कहेंगे प्रकाश के लिए यानी रोशनी के लिए जो है आग का इस्तेमाल करते थे, मांस को भूनने के लिए करते थे और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। ठीक है, आज हम आग का उपयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, आप इसको जरूर कमेंट करेंगे कि आज जो है हम लोग किस काम में आग का उपयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, यानी आरंभिक काल को जो पुरातत्वविद हैं उसको क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना हुआ है। प्राचीन पत्थर, यह नाम
पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी उस समय जो पत्थर के औजार मिले हैं, सबसे प्राचीनतम औजार मिले होंगे, तो उस काल को जो है पूरा पाषाण काल कह दिया गया। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो याद रखेंगे आप कि पूरा पाषाण काल, इसको मैं हटा दो, पूरा पाषाण काल। अच्छा, याद रखेंगे इसका अंग्रेजी नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार जो है पूरा पाषाण नहीं लिखकर उसका अंग्रेजी नाम लिख लेगा। तो पैलियोलिथिक, क्या नाम याद रखना है आपको, इसको हटा दें, PALAEOLITHIC, ठीक है, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल इसको कहते हैं। तो इसका पूरा पाषाण का अंग्रेजी नाम कब से कब तक है, तो 20 लाख साल पहले से जो है 12,000 साल पहले तक इसको माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। तो इसको भी पूरा पाषाण युग को भी 3 भागों में बांट दिया गया, आरंभिक पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। सवाल पूछ दिया जाए कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है, तो आपका जवाब होना चाहिए पूरा पाषाण काल में। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण युग को क्या कहते हैं, मेसोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोलिथ कहते हैं। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण युग इसको बोलेंगे। इसका समय 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। एक सवाल और बनता है कि मध्य पाषाण युग के जो औजार थे उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको जो है माइक्रोलिथ, क्या कह देंगे आप, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण के नाम से जाना जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। यानी इस समय जो है कुछ औजारों में जो है सुधार भी हो और जो पूरा पाषाण वाले जो औजार हैं वो भी बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत जो है 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहते हैं। नव पाषाण युग को जो है क्या कहेंगे, नियोलिथिक एज कहेंगे इसको। तो ये भी याद रखना है आपको। तो इसे जो है नव पाषाण युग कहते हैं। कब से शुरुआत होता है, 10,000 साल पहले से। नव पाषाण का क्या मतलब होगा, यह भी एक सवाल आ गया कि भाई नव पाषाण का मतलब क्या आप समझ रहे हैं। तो इतना ही आप जान लीजिए कि पाषाण युग का जो अंतिम हिस्सा, जो अंतिम समय था, उसको नव पाषाण कहते हैं। या 10,000 साल से जो है प्रारंभ होकर जो पाषाण युग है उसी को नव पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस समय जो है प्रारंभिक मनुष्यों के बीच सांस्कृतिक विकास या तकनीकी विकास का जो है ये अंतिम चरण माना जाता है नव पाषाण युग को। इतना ध्यान रखिएगा उस समय पाषाण काल में। ठीक है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसके क्या नाम रहे होंगे। ये बात जो है कही गई है आपके लिए, उसको देख लेंगे। अब आइए, कह रहा है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। यानी जब जो है घास के मैदान जो है बनने लगे तो फिर घास खा के जिंदा रहने वाले जानवरों की संख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे कि भाई इनकी क्या आदतें हैं खाने पीने की, या इनकी संख्या कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में वो जानने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में जो है मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई।
ठीक है। इस समय जो है लोग मछली को भी लोग खाया करते थे। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है। शायद हम लोग पढ़े भी कि सबसे पहले मानव ने किसको उत्पादित करना शुरू किया, तो गेहूं और जौ को। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बन गए होंगे, कृषक बन गए होंगे, है ना। धीरे धीरे वे किसान बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो ये भी सवाल एक बन जाता है कि मानव ने जो है सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो आपका जवाब होना चाहिए कुत्ता। जैसे कुत्ते का जंगली पूर्वज, यानी कुत्ते का पूर्वज कुत्ता ही होगा, तो उसको मानव ने सबसे पहले पालतू बनाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग जो है भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए हैं। पहले तो कृषक बने, उसके बाद से पशुपालक कैसे बने, इसकी भी कहानी दी गई है। कह रहे कि क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? ये भी एक सवाल है। वैसे कई कारण, मैं एक दो कारण बता देता हूं, क्योंकि जो है कुत्ते जो है शिकार में उनकी मदद करते होंगे। जैसे आज जो है कुत्तों का जो बिहेव है, फ्रेंडली बिहेव है। जिस तरह की ट्रेनिंग देते हैं आप उस तरह के हरकत करते हैं कि आप कहीं जाते हैं, आपको जाना होता है, आप उससे फैमिलियर हो चुके हैं तो आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो हो सकता है कि वे जो शिकार करने में मदद करते हों और साथ ही जो है चूंकि बेकार जो मांसाहार है वो खाते हैं। इन कारणों से जो है लोग कुत्ते को जो है पालतू बनाए होंगे प्रारंभिक समय में। और भी कोई जवाब आपके पास है तो जरूर आप कमेंट करेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। यदि सवाल पूछा जाए कि बसने की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही बसने की प्रक्रिया कहा गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे, है ना। यानी जो भी पौधे या जानवर जो अपनाए गए थे, जिसको लोगों ने जो है उगाना शुरू किया था या करना शुरू किया था, देखभाल करना शुरू किया था, वे जंगली जो पौधे या जानवरों से अलग होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे या जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को जो है संभाल सके, उसी को जो है पौधों के रूप में चुनते हैं। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। उनको जो है हम जो है पालने का काम करते हैं ना, जो अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए जो पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते चले गए। मिसाल के तौर पे जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जो पालतू जानवर होते हैं उनके दांत और सींग दोनों छोटे होते हैं। जैसे आप अपने गांव में भैंसा की ही बात करें हम लोग, आपके गांव में भी भैंसा है जो कि वजन ढोने का काम करता है, जिस बैलगाड़ी वगैरह आप बनाते हैं, है ना। तो आपके गांव में भी भैंसा है और जंगल में भी भैंसा है। दोनों के सींग आप पाएंगे, दोनों के सींग में अंतर है। तो इस तरह से जो है जंगली जानवरों की तुलना में जो पालतू जानवर है उनके दांत और सींग क्या होते हैं? छोटे होते हैं। यह कह रहा है कि इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। तो आप देख के बता सकते हैं फोटो में। यहाँ देखिए बड़े बड़े जो दांत दिखाई दे रहे हैं तो जंगली सुअर के हैं, ये छोटे हैं तो पालतू सुअर के होंगे। ठीक है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। यानी आज हम लोग अनाज के रूप में जिस भी चीज़ का उपयोग करते हैं, आप चावल खाते हैं, जो है
रोटी आप लेते हैं जो कि गेहूं से बना होता है, या आप जो है विभिन्न प्रकार के दाल का इस्तेमाल करते हैं, या बाजरा खाते हैं, या जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, जौ खा रहे हैं, तो ये कहाँ से, इसकी किस प्रक्रिया से शुरू हुई? तो बसने की प्रक्रिया की वजह से ही हम आज भी ले पा रहे हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद कौन आते हैं? भेड़ बकरी। कुत्ते के बाद जो है मानव ने किसको पालना शुरू किया? तो भेड़ बकरी को पालना शुरू किया। ठीक है, आगे है कि नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो इसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, है ना। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, है ना। तो एक नया जीवन शैली शुरू हुआ। लोग जो है पहले घुमंतू जो जीवन व्यतीत किया करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाना उनको होता था, कई कारणों से जो है एक जगह से दूसरी जगह वे आते जाते थे, जिसको शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया। वो धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ, है ना। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा ताकि जो है वो अनाजों को संरक्षित रख सके। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण दीजिए। तो इसको आप जरूर कमेंट करेंगे कि क्या आपको लगता है ऐसा कि जो शिकारी थे, यानी जो अखेटक खाद्य संग्राहक थे, जो शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले लोग थे, वे भी जो बर्तन बनाते होंगे और उसका संग्रह करते होंगे? इसका जवाब देंगे आप। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनके दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यानी पशुपालन यदि हम कर रहे हैं तो उनसे हमको दूध भी मिल जाता है, उनके मांस को भी हम खा लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भोजन के भंडारण का जो है एक तरीका है। ये चलते फिरते खाद्य भंडार हैं मानव के लिए। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है, उसको आप कमेंट करेंगे। आइए देखते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 पे जो था, देखो क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। आप देखेंगे उसको मानचित्र में जो है हमने दिखाया था आपको। तो ये जो है ये ऐसे जगह है जहां पे शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं कि लोग कृषक थे या पशुपालक थे, इसके प्रमाण मिले हैं। कौन कौन जगह है? तो जो है पूरे उपमहाद्वीप में पाया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? खुदाई में जो भी पौधे और पशुओं की हड्डियां मिलती हैं उसके नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। देखिए, अनाज के दाने यदि इस तरह से हो तो सड़ गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन जले हुए अनाज के दाने जो है जल्दी खराब नहीं होते। तो ये सबसे जो है रोचक सबसे रोचक है जले हुए अनाज के दाने के अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं।
इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। जो भी वहां पे हड्डियां वगैरह मिली है उनकी भी वे क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर फिर है कि अब कैसे अस्थायी जीवन की ओर है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, यानी कुछ ऐसे पुरास्थल भी उनको मिले हैं जहां पे झोपड़ियां और घर इसके निशान मिले हुए हैं। जैसे कि बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। जैसे आज यानी जमीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर जो गड्ढे बना के उसमें घर बनाते थे लोग, जिसे अंडरग्राउंड आज हम बेसमेंट बनाते हैं जो, तो उसे बने हुए मिले हुए बुर्जहोम में, है ना, जो कि वर्तमान कश्मीर में, तो जिसे गर्तवास कहा जाता है। तो गर्तवास किसे कहते हैं, तो जमीन के अंदर जो गड्ढे हैं उसमें जो बने हुए घर थे उनको गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंडक के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, यानी वे झोपड़ियों के अंदर भी आग जलाते थे और झोपड़ियों के बाहर भी आग जलाते थे। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। आज भी जो है आप देहात में आप पाएंगे कि गर्मियों में जो है घर के लोग जो है वो बाहर खाना पकाते हैं और जो है सर्दियों में घर के अंदर खाना पकाते हैं। तो इसी तरह से जो है यहाँ जो अवशेष मिले हुए हैं, जो आग जलने के जो प्रमाण मिले हुए हैं, जो राख मिले, उससे ऐसे लगता है कि लोग जो है मौसम के अकॉर्डिंग अंदर और बाहर खाना बनाते थे। आगे है, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। जो पूरा पाषाण युग में जो भी उपकरण पत्थर के बनाए गए, जो औजार बनाए गए, उनसे भिन्न है, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज भी ओखली और मूसल का प्रयोग जो है आपको दिखाई दे देता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज के पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रशस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, यानी उस समय कुछ मैक्सिमम वही, चूंकि पाषाण काल ही हम पढ़ रहे हैं, तो हड्डियों से भी जो है, पाषाण काल में पत्थर के औजार के साथ साथ कुछ औजार ऐसे भी मिले हैं जो कि हड्डियों से बनाए जाते थे। ठीक है। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, है ना। पहले जो है चीजों को रखने के लिए बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, फिर धीरे धीरे खाना बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। कब? नवपाषाण युग में। इसके साथ साथ अब लोग जो है कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, यानी कपास को भी वो लोग जो है उगाने लगे थे। यहाँ पे देखिएगा जो आपको जो है मटका दिया हुआ है, यहाँ जो फोटो है, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? तो क्या रखा गया होगा, आप इसकी कल्पना करके बताएंगे। फिर है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या जो है हर जगह एक ही समान परिवर्तन दिखाई दे रहे होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण करने के काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। कई जगहों पे जो है वे शिकार किया करते थे, यानी अभी भी जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, तो अन्य जगहों पे ऐसा मिला कि भाई लोग जो है खेती और पशुपालक बन गए थे, यानी जो कृषक थे और पशुपालक बन गए थे। खेती और पशुपालन को शुरू कर दिया था उन्होंने। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब देखिए यहाँ पे मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु मानचित्र 2 पृष्ठ 2 में मेहरगढ़ धुरो, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। आप मैप में देखेंगे मेहरगढ़ को, तो मेहरगढ़ जो है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते जो बोलन दर्रा है उसके पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इन इलाकों में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यानी इन इलाकों में सबसे पहले यदि बात किया जाए कि भाई
कहाँ के लोगों ने जो है गेहूं और जौ उगाना सीखा, भेड़ बकरी पालना सीखा, तो वो मेहरगढ़ का वहां पे नाम आएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा एक फोटो दिया हुआ है, ये मेहरगढ़ के जो है घर का एक चित्र दिया हुआ है। क्लियर? यहां विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली है ना। यानी यहाँ पे हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों के, और भेड़ और बकरियां तो चूंकि पालते थे तो उनकी भी हड्डियां मिली हुई है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यानी ज्यादा कमरे हैं तो इसका मतलब कुछ कमरों में जो है अनाज भंडारण करते होंगे, खाद्य पदार्थों का भंडारण करते होंगे, और कुछ कमरों में रहते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं, ऐसा वहां से जो साक्ष्य मिला है इससे पता चलता है। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है ना, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। आज भी आप पाते होंगे, आज भी जो लोग कर्मकांडी होते हैं, यदि कोई व्यक्ति उनके घर मर जाता है तो वो किसी प्रकार का यदि नशा करते हैं, सुरती खाते हैं, शराब पीते हैं, तो उनके खाने के साथ साथ सुरती या शराब जो है लोग रखते हैं, है ना, या उनकी जो शौक की चीज़ें हैं उसको जो है रखी जाती है। तो वैसे ही खैर वो तो मान लीजिए कि आदिम मानव थे, बहुत आरंभिक समय के मानव थे, तो इस तरह की सोच रखते थे। लेकिन आज जो है जो होमो सेपियंस है या वैज्ञानिक जो सोच वाले मानव है, 21वीं सदी वाले, वे भी इस तरह का हरकत करते हैं। तो चिंता की बात है कि पता नहीं वे हजारों साल आगे है कि 1000 साल पीछे, कि आज भी जो है उस अंधविश्वास में जी रहे हैं, आत्मा और परमात्मा के चक्कर में जी रहे हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि उनकी वे है तो आज के ज़माने में, लेकिन सोच उनकी वही पुरानी चल रही है। ये देखिएगा मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है। क्या तुम बकरी के कंकाल पहचान कर सकते हो? तो दिखाई दे रहा है आपको, ये बकरी का कंकाल है ना, ये व्यक्ति का कंकाल है। तो ये दिखाई दिया कि भाई उसके साथ क्या किया गया है, तो व्यक्ति के साथ जो है बकरी को भी दफन किया गया। हो सकता है कि उसके लिए इसलिए दफन किया गया हो कि बकरी खाने का ज़्यादा शौकीन हो, मांस खाने का शौकीन हो, तो जाएगा तो वहाँ भी उसको मांस मिलेगा। तो इस तरह की सोच के साथ ऐसा किया गया। अन्यत्र में आइए देखते हैं फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। यहाँ देखिएगा फ्रांस के गुफा में जो चित्रकारी है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, यह चित्र फ्रांस के गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। यानी जो पूरा स्थल की खोज है इसको लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने किया है, और इस तरह के चित्र आपको मिलेंगे 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूरों की गहरे चमकीले रंगों में चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यानी इन रंगों को किससे बनाया जाता था? तो लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाते थे। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर जो है इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार कर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता था। तो एक कल्पना की जा रही होगी है कि आखिर इन चित्रों को लोग क्यों बनाया करते थे। तो हो सकता था कि जो है कोई उत्सव वगैरह होता था तो उस उत्सव के अवसर पे जो है लोग इन चित्रों को बनाते हो, या जो शिकार करने निकलते हो तो कोई अनुष्ठान करते हो इसलिए बनाते हो, या हो सकता है कि किसी को शौक होगा पेंटिंग का, चित्रकारी का, तो बनाते हो, है ना। तो कई सारे इसके कारण बनते हैं। कर रहा है एक नवपाषाणिक पुरा स्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। एटलस में आप जब तुर्की को देखेंगे, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल में एक चतालह्यूक तुर्की में है। कौन है? चतालह्यूक। चतालह्यूक कहाँ है? तुर्की में है। एक पुरा स्थल है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया में लाया गया चकमक पत्थर, जो सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर है वहां मिलेगा। लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। यानी उस समय तक जो है, जबकि बात कर रहे हैं नवपाषाण युग में, तो पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग जो है सामान खुद या जानवरों को पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। कहीं आना जाना होता था तो या तो सामान को खुद को जो ढोते थे, या तो जानवरों के पीठ पे लाद कर ले जाया करते थे। ठीक है,
तो इस तरह से जो है ये पार्ट खत्म हो जाता है और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको दूसरे वीडियो में अपलोड किया जाएगा। आप उसे जरूर देखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कवर कर सकें, जिससे कि एग्जाम में आए तो जो है कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे छूट ना पाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।